तो अब आप जिस स्टैटिस्टिक्स पे आ रहे हैं दैट इज एक्चुअली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल मीन्स के इसमें वो स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होंगी कि जिसकी बेस में आप कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। अभी तक आपने जितने भी टेस्ट अप्लाई किए कहीं हमने पी वैल्यू का जिक्र नहीं देखा, कहीं आपने पी वैल्यू नहीं देखी। तो जब आपने पी वैल्यू देखी इट मीन्स कोई हाइपोथेसिस इन्वॉल्व नहीं है। जब कोई हाइपोथेसिस इन्वॉल्व होगा तो हम पी वैल्यू पे चलते हैं। पी वैल्यू का मतलब है कि पी वैल्यू जहाँ की पी वैल्यू लिस्टेड है इट मीन्स के बैक एंड पे कोई हाइपोथेसिस जरूर है। सो अब हम चलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बेस पे। हम जो पहला टेस्ट लगा रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो अभी तो हम ये शीट को सामने देख के टेस्ट रन कर देंगे, लेकिन अब कोई भी टेस्ट इन्फ्रेंशियल लगाने से पहले सबसे पहले आप जो टेस्ट रन कर रहे हैं द रूल इज कि आप उसकी assumptions चेक करेंगे। तो अगर आप इंडिपेंडेंट की assumptions रिकॉल करें तो इसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए थे, एक था डिपेंडेंट वेरिएबल और एक है इंडिपेंडेंट। वो कहते हैं जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटिन्यूस स्केल पे मेजर होना चाहिए। तो हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जो एक कंटिन्यूस वेरिएबल, अभी यहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा है इसको एक मिनट आप भूल जाए। तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटिन्यूस स्केल पे मेजर होना चाहिए। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट शुड बी बायनॉमियल। उसकी दो कैटेगरीज होनी चाहिए आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। थर्ड, आपका जो डाटा है उन दोनों की जो जो दो ग्रुप्स बनेंगे आपके बेस्ड अपॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनकी जो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है वो भी सेम होनी चाहिए। ये थर्ड था। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट assumption थी सिग्निफिकेंट आउटलायर्स नहीं होना चाहिए। आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। चलिए ठीक है। इसके बाद एक सबसे बड़ी assumption थी कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए? नॉर्मल होनी चाहिए। तो हम एक assumption बाकी और डाटा रैंडमली होना चाहिए। बाकी सारी assumption हम assume कर सकते हैं कि वो ठीक है। डाटा हमने रैंडमली इकट्ठा किया, मान लिया, कोई आउटलायर भी नहीं है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की हम चेक कर लेते हैं। लेकिन एक assumption है जिसकी बेस पे काफी कुछ चेंज हो सकता है, वो क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आप डाटा की क्या चेक करें? नॉर्मलिटी। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप दूसरा टेस्ट लगाएंगे नॉन पैरामीट्रिक, और अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप क्या लगाएंगे? पैरामीट्रिक। अभी हमने जो टेस्ट ऊपर लिखा है वो कौन सा है? ये तो हमने जनरल बताया ना। अब हम इसी सीक्वेंस पे चलते चले, इससे हमारा एक तो टाइम भी शॉर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम वेरिएबल ढूंढते हैं जिस पे हम टेस्ट लगा रहे हैं। सो एक तो हो गया आईडी, ठीक है। दूसरा वेरिएबल क्या है? जेंडर। सो जेंडर को आप देखें तो जेंडर की जो क्लासिफिकेशन हुई हुई है, और जेंडर में देखें तो जेंडर में क्या लिखा है? सो आप जेंडर को एक ऐसा वेरिएबल काउंट कर सकते हैं अभी इस केस में कि वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ऊपर से है भी क्या? बायनोमियल। दो कैटेगरीज है, तीन होगी तो ये टेस्ट रन नहीं हो सकता, तीन के लिए नोवा शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा केस हीमोग्लोबिन। दूसरा क्या है? हीमोग्लोबिन ओपन है और कंटिन्यूस मेयर हुआ है, कोई आगे वैल्यू नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारा क्या हो सकता है? डिपेंडेंट, ठीक है। सेम क्रेटिनिन है, ये भी है। और अगली क्या है? क्रेटिनिन की कैटेगरीज है, लेकिन कैटेगरीज भी कितनी है? दो है। सो इस केस में ये हम पे डिपेंड करता है हमारा हाइपोथेसिस क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है। वेरिएबल्स तो ज्यादा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे पूछता हूँ, ये हाइपोथेसिस मैं स्टेट करूँ, तो अगर आप वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के स्टेप के सामने रखें तो आपको क्लियर होना चाहिए। स्टेप वन था स्टेट योर हाइपोथेसिस। तो मेरा हाइपोथेसिस ये है कि हीमोग्लोबिन अक्रॉस मेल और फीमेल इक्वल नहीं है। तो ये मैंने हाइपोथेसिस लिखा। ये कौन सा हाइपोथेसिस है? गुड। ऑल्टरनेटिव में कौन सा है? डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है? नॉन डायरेक्शनल। मैंने तो ये इतने बताया मेल का ज्यादा है या फीमेल, मैंने बताया इक्वल नहीं है। नॉन डायरेक्शनल। नल में क्या था? नो चाहिए। इक्वल। नल का मतलब ही इक्वल है, नल का मतलब है नो। नो चाहिए, नो सिग्निफिकेंट चाहिए। नो नहीं, नो का वर्ड नो डिफरेंस का वर्ड है। ऑल्टरनेट का मतलब है डिफरेंस है। अभी मैंने वर्ड बोला कि मेल और फीमेल का हीमोग्लोबिन क्या है? डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। चले बात एक ही है ना, ठीक है। तो ये मैंने हाइपोथेसिस रख दिया। ये कौन सा हाइपोथेसिस है? नॉन डायरेक्शनल ऑल्टरनेट। नल कौन सा होगा? अगर सेम मेल और फीमेल का क्या है? हीमोग्लोबिन इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैं उसे साफ में छोड़ आया हूँ।
मार्केट। अब इसको पूछते हैं, अगर मिलता है तो कौन पूछेगा ये। चलें अभी इसको ऐसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है, अब आप इसको खुद लिखें। ये स्टेप 1 था। स्टेप 2 क्या था? आप सेट करेंगे क्राइटेरिया फॉर डिसीजन। तो हमारा क्राइटेरिया था कि अगर मेरी पी वैल्यू अल्फा से कम आई तो क्या होगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर मेरी पी वैल्यू ज्यादा है तो नल हाइपोथेसिस। ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में क्या था? टेस्ट लगाना। ये अब हम टेस्ट लगाने वाले, और ये टेस्ट आपको क्या निकाल के देगा अल्टीमेटली? फिर पी वैल्यू। उस पी वैल्यू की बेस पे आप 4 स्टेप करेंगे, दैट इज आप डिसीजन लेंगे कि आप ऑल्टरनेट की तरफ हैं या नल की तरफ है। तो इट इज वेरी सिंपल, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। अगर आप इस 4 स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो आपको स्टेप समझ आ रहे हैं। सबसे पहला है कि आपने हाइपोथेसिस, दूसरा स्टेप क्राइटेरिया। ये दो चीजें तो बाय डिफॉल्ट हैं और क्राइटेरिया फिक्स है। थर्ड आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ये चेंज होगी। यहाँ डाटा चेंज हो जाएगा, 3 ग्रुप्स ऐड हो जाएं तो आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा, एनोवा चेंज हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है? आपने डिसीजन लेना है। सो अब इस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। तो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट, इस ये तो टेस्ट करना ही है, तो हमने ये टेस्ट लगाना ही है। लेकिन इस टेस्ट की पहली एग्जाम्पशन क्या थी कि हम डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इसकी एक एग्जाम्पशन चेक करते हैं नॉर्मेलिटी की। ठीक है, सो अब आप एनालाइज में जाते हैं और ये ऑप्शन है एक्सप्लोर के अंदर। एक्सप्लोर के अंदर ये ऑप्शन है, एक्सप्लोर को क्लिक करते हैं। तो मुझे हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। क्या चाहिए? स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं, इसको छोड़ते हैं, प्लॉट्स में जाते हैं। तो दिस इज नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट। ये आपको प्लॉट्स भी देगा और टेस्ट भी लगा के देगा। ठीक है, सो इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से पहले आप एक दफ़ा डाटा को चेक कर लेते हैं। तो डाटा कितना है? 50 है। 50 में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने बताया था कि नॉर्मेलिटी टेस्ट करने के लिए 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है शेप्रोज विल्क्स और दूसरा होता है कॉल्मोग्रोव। 60 से कम डाटा हो तो कौन सा होता है? शेप्रोज। 60 से ज़्यादा हो कॉल्मोग्रोव। तो हम बाय डिफॉल्ट इस वक्त कौन से टेस्ट पढ़ने वाले हैं? शेप्रोज पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा डाटा कितना है? 50। इसको आप ओके करते हैं। सो आपके पास ये आउटपुट खुलती है। अगेन वही 50 केस प्रोसेसिंग समरी है, ये डिस्क्रिप्टिव है। दिस इज टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। ये देखें, सो ऊपर देखें 2 टेस्ट लिखे हुए हैं, कॉल्मोग्रोव भी लिखा हुआ है, शेप्रोज है। ये वह आपने देखना है कि आपने कौन सा पढ़ना है। इसने आपसे पूछना नहीं कि मैंने ये कॉल्मोग्रोव लगाना है, ये शेप्रोज, इसने दोनों लगा के दे देना है, चाहे आप 10 का डाटा क्यों ना दें। ये वह आपके पास है कि आपने इसको जस्टिफाई करना है कि मैं राइट वाला पढ़ना है या लेफ्ट वाला। सो इसमें देखें तो सिग्निफिकेंस वैल्यू कौन सी आ रही है? 0.10। चाहे दोनों देख लें, चले 0.04 भी है या 0.10 है। अब थोड़ा सा इसको फॉलो करना है। इस केस में अगेन आपके पास अभी हाइपोथेसिस नहीं है, अब इसको आप फॉलो करेंगे। फॉलो कैसे करेंगे? आप थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे। सो आपके पास आ गई पी वैल्यू, SIG जहाँ की लिखा होगा वो पी वैल्यू है। दोनों पी वैल्यू अगर आप देखें, चलें कोई एक भी फॉलो कर लें, दोनों पी वैल्यू इस वक्त अल्फा से कम है या ज़्यादा है? कम है। सो इट मीन्स हमारी पी वैल्यू जब अल्फा से कम होती है तो कौन सा हाइपोथेसिस होता है? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये टेस्ट किस चीज़ का है? नॉर्मेलिटी। तो अब आपने नॉर्मेलिटी को सामने रखते हुए एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाए। देयर इज देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इन हाँ, मेल और फीमेल के जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मेलिटी में डिफरेंस है। टेस्ट किसका है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का। अभी हीमोग्लोबिन हम कंपेयर नहीं कर रहे। सो अब मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखिए इसमें स्टेप्स हम वो फॉलो नहीं कर रहे, स्टेप्स को हम थोड़ा रीजनरेट कर रहे हैं। अब हमारे पास डायरेक्ट आ गई कौन सी? पी वैल्यू। पी वैल्यू क्राइटेरिया भी वही है, मैं कोई चीज वॉयलेट नहीं कर रहा। क्राइटेरिया क्या था कि अगर मेरी पी वैल्यू अल्फा से कम होगी तो मैं कौन सा हाइपोथेसिस दूंगा? सो ऑल्टरनेट। अब आपने पता है ऑल्टरनेट, आपको प्रिंसिपल पता है ऑल्टरनेट का। ऑल्टरनेट का प्रिंसिपल ये है कि उसमें डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन है डिफरेंस किस चीज का? ऊपर टेस्ट का नाम देखें, नॉर्मेलिटी का। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन नॉर्मेलिटी। इट मींस नॉर्मेलिटी इक्वल एज्यूम्ड नहीं है, तो इट मींस टेस्ट की जो assumption है वो क्या हो गई है? वॉयलेट हो गई है।
तो इट मीन्स आप टेस्ट कौन सा यूज करेंगे? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। समझ आई या नहीं आई? आ गई। दोबारा पहले शुरू से, यहाँ से हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन कर रहे हैं। हम आगे में भी ये सारा प्रोसेस रन करेंगे। टेस्ट रन करने के लिए हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढा। इस केस में क्या है? हीमोग्लोबिन। टेस्ट रन करने से पहले आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप इसमें पैरामीट्रिक लगाने हैं नॉन पैरामीट्रिक। उसकी एक अजम्पशन है, पहली सबसे बड़ी, कि आप उस जो वेरिएबल है उसकी नॉर्मेलिटी चेक करें। नॉर्मेलिटी का मतलब है कि उसकी वो बेल शेप कब बन रही, देखने में बेल बने या ना बने, लेकिन एक्चुअली टेस्ट भी क्या है कि वाकई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखने में हो सकता है बेल रहे, तो बेल कभी इधर भी हो सकती है, हल्की सी इधर हो, थोड़ी सी डिफरेंस तो आता है। उसके लिए जो हम टेस्ट यूज कर रहे हैं वो नॉर्मेलिटी का टेस्ट है। हमने टेस्ट लगा लिया, किसमें लगा? हीमोग्लोबिन, ये देखिए लगा हुआ है। अब ये दो टेस्ट लगते हैं नॉर्मेलिटी का। अब जब भी टेस्ट लगाएंगे तो दो टेस्ट हैं। इसमें से हमने टेस्ट कौन सा पिक करना है? बेस्ड अपॉन योर सैंपल साइज। तो इस वक्त यहाँ सैंपल साइज कितना लिखा रहा है? 50। तो अगर हमारे पास डाटा 60 से कम हो, ठीक ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहे हैं दोबारा। सो हमारे पास अब पी वैल्यू आ गई। अब आप टेस्ट कौन सा पढ़ेंगे? शेपरोज विल्क टेस्ट, ठीक है। तो इसकी पी वैल्यू देखिए 0.010 है। सो अगर हम इस पी वैल्यू को सामने रखें तो ये पी वैल्यू अल्फा से कम है। व्हाट इज अल्फा? 0.05। तो जब भी पी वैल्यू अल्फा से कम हो तो हाइपोथेसिस यही एक्सेप्ट होता है। अब ऑल्टरनेट का आपको प्रिंसिपल पता है, ऑल्टरनेट आप खुद बना लें। देयर इज डिफरेंस इन नॉर्मेलिटी। सो जब नॉर्मेलिटी में डिफरेंस है तो आपकी नॉर्मेलिटी अज्यूम नहीं है, आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब टेस्ट कौन सा यूज करेंगे? नॉन पैरामीट्रिक। नॉन पैरामीट्रिक। तो हम इस पे नॉन पैरामीट्रिक भी लगाते हैं, पैरामीट्रिक भी लगा के देख सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको अभी सिखा रहे हैं ना, तो इसलिए अभी हम दोनों टेस्ट लगाते हैं। दोनों टेस्ट लगा के दोनों की इंटरप्रिटेशन। सर, जो हमने पढ़े थे नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक, वो आप एक एक लगा के दिखाएंगे? एक एक सारे करने हैं ना? नहीं, इसमें क्या है? सर, वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसका मतलब ये जब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, बस ये लाइन बस लिखते हैं। ये लाइन लिखेंगे कि पी वैल्यू आप लिख सकते हैं, लेकिन आप एक लाइन लिख देंगे बेस्ड अपॉन दिस शेपरोज विल्क टेस्ट, जिसकी पी वैल्यू 0.05 से कम आई है, तो तब ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लगाते हैं इसी पे पैरामीट्रिक, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। उसके बाद हम इस पे नॉन पैरामीट्रिक भी लगाते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। तो आप एनालाइज पे जाएंगे। अगर हम पैरामीट्रिक पे चलें तो जो टेस्ट लगेगा उस टेस्ट का नाम है कंपेयर मीन्स, दैट इज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये टेस्ट है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में। मैंने जेंडर को डालना है टेस्ट वेरिएबल में, जो कि मेरा डिपेंडेंट, सॉरी, हीमोग्लोबिन का डालना है टेस्ट वेरिएबल में, जो कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। जेंडर को मैंने डालना है किसमें? ग्रुपिंग वेरिएबल में। ये आपसे ग्रुप पूछना शुरू करेगा कि आपने ग्रुप क्या है। आपने चूंकि अभी इस वेरिएबल को बायनॉमियल है, कैटेगोरिकल रखा हुआ है, उसकी आपने कैटेगरीज बनाई हुई है, तो अब आपने इसको डिफाइन करना है ग्रुप्स। ये आपसे पूछेगा, ये इसने ऑटोमेटिकली पिक कर दिया, लेकिन आप इसमें 1 2 लिख सकते हैं। अच्छा, आप ये 1 2 कहाँ से लिख रहे हैं? आप इसको मैं खत्म कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाऊं। पहले आप वापस जाएंगे, जेंडर पे क्लिक करेंगे। ये जेंडर पे ही 1 2 है। अगर हमने कोडिंग की है 1 4, तो आप वहाँ पे क्या लिखेंगे? तो आपको ये, हम चूंकि बाय डिफॉल्ट 1 2 लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप 100 एंड 200 भी लिख सकते हैं, फिर आप 0 1 भी लिख सकते हैं। तो आपको वहाँ पे भी वही चीज़ सेम लिखनी है। तो यहाँ पे हमने 1 और 2, 1 का मतलब आपको बता दिया और 2 का मतलब ये आपको बता दिया। ठीक है, इसको ओके करें, दोबारा जाते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। सर, ये तो पैरामीट्रिक टेस्ट है ना? हम दोनों रन कर रहे हैं। इन केस अगर नॉर्मेलिटी अज्यूम्ड है तो हम ये करेंगे, अगर नहीं है तो हम डिस्कार्ड। अभी तो हम सीख रहे हैं ना, आपको दोनों तो आने चाहिए। कभी नॉर्मेलिटी आ भी जाएगी तब तो ये टेस्ट रन करेंगे ना। सो दिस इज हीमोग्लोबिन एंड दिस इज जेंडर। यहाँ पे 1 2 पिक हो गया। ये ऑप्शन आपके पास एसपेसिस 25 तक नहीं होगी। ये क्या होती है इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, ये और लंबा काम है इस वक्त। 25 तक अगर आप एसपेसिस यूज करें इंक्लूडिंग 25, तो इसमें ये एस्टिमेट ऑफ इफेक्ट साइज नहीं होता। अब से उन्होंने इफेक्ट साइज डालना शुरू किया है, तो हम इसको छोड़ देते हैं।
इसमें फिर कोहेंस डी है, ग्लास डेल्टा है, वो डिफरेंट टाइप्स हैं, वो फिर उसकी बेसिस समझानी है। तो मैं इसको अनचेक कर दिया था कि इसका टेबल आएगा। ओके करें, ये हमारे पास आ गया, ये रहा टी टेस्ट और ये रहा। तब इस टेस्ट को इंटरप्रेट करना है। तो हमारे पास मेल का यहाँ पे नंबर लिखा है, ठीक है, और मेल का हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है, ईमेल कितने हैं? 26, ठीक है। सो सबसे पहले ये टी टेस्ट पढ़ने से पहले, ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, मैंने ये डिसाइड करना है कि मैंने ऊपर वाला कॉलम पढ़ना है या नीचे वाला, या नीचे वाला, ऊपर वाली रो पढ़नी है नीचे वाली, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ तक करूँगा और सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ये पी वैल्यू। ये पी वैल्यू किसकी है? लेविन्स टेस्ट। लेविन्स टेस्ट की। अगेन फिर वही प्रिंसिपल, पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है छोटी? बड़ी है। बड़ी है। कौन सा हाइपोथेसिस? नल। अब इस नल का प्रिंसिपल आपको पता है, नल को सामने रखते हुए ये बनाना स्टेटमेंट, There is no significant difference in variance. So जब no significant difference in variance है तो it means variance equal है। तो जब variance equal है तो आप कौन सा फॉर्मूला पढ़ेंगे? Equal variance वाला। अगर इन केस की वैल्यू 0.05 से छोटी होती तो अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव क्या होता था? There is, देखिए ये प्रिंसिपल आप बार-बार बोल रहे हैं। अल्टरनेट का प्रिंसिपल क्या है? There is a significant difference. नल There is no अब significant ये difference. ये बेसिस सेम रहेगा। आगे आप देखिए टेस्ट कौन सा लगेगा, वो टेस्ट की स्टेटमेंट लिखें। ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं होने वाला है हाइपोथेसिस, इसमें से आपको लिख नहीं पाएगा ये आपका हाइपोथेसिस है, ये सिलेक्ट हो गया। आपसे सब कुछ खुद कर रहे हैं, सिर्फ आपको पी वैल्यू आएगी, सही पी वैल्यू है। तो हम ये पढ़ेंगे इक्वल वेरिएंस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा टी टेस्ट, पी की वैल्यू ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब आते हैं ये सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे देखें एस्पेसिस 25 से ऊपर, ये आपको ये सिग्निफिकेंस भी दो स्प्लिट करके देगा, एक है वन साइडेड और एक है, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे है मीन डिफरेंस, आगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस है, और आगे इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अब हमने हाइपोथेसिस सेट किया था, तो अब आप जरा हाइपोथेसिस रिकॉल करेंगे वो क्या था, जब मैंने हीमोग्लोबिन वाला हाइपोथेसिस बोला था। There is significant difference in Normality. normality in hemoglobin of, अच्छा जब मैं बोला there is significant difference, तो मैंने ये तो नहीं बताया कि मेल का हीमोग्लोबिन ज्यादा है या हाइपोथेसिस कौन सा है? जब आपका वर्ड नॉन डायरेक्शन होगा तो आप जो पी वैल्यू यहाँ पढ़ेंगे उस पी वैल्यू का नाम होगा टू साइडेड। अब देखिए मुझे दोनों दिए हैं, आपने कौन सी इंटरप्रेट करनी है, आप पे है ये किसकी बेस पे हो रहा है, हाइपोथेसिस। अब आपने हाइपोथेसिस क्या सेट किया होता, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अगर मैं, हाँ सर आ गई है समझ। आगे अगर डायरेक्शनल होगा तो हम वन साइड वाली, ये वन टेल और टू टेल, आपको मेरा ऑफिस पता है, ये की है टेबल भी पड़ा हुआ है वहां पे, पर नहीं क्यों बोला है इसको भी लॉक कर दीजिएगा। अगर मैं डायरेक्शनल पे चलता तो मैं किस पे चलता, वन साइडेड पे। अच्छा अगर आप, अच्छा इन केस आपके पास एक्सप्रेसेस का वर्जन पुराना है तो आपको वहां पी वैल्यू यही लिखा है सिग्निफिकेंस, तो जो पी वैल्यू लिखा है ये हमेशा कौन सी होगी, टू साइड। और आपने हाइपोथेसिस कौन सा सेट कर दिया, डायरेक्शनल, तो आपको पी वैल्यू कौन सी चाहिए, वन। तो आप इस पी वैल्यू को हाफ कर देंगे तो Minus. एग्जैक्ट ये बन जाएगी। इसको डिवाइड बाय 2 करें तो ये है। हां ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ऐसे नहीं कि वर्जन चेंज हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया, ये पुराने वर्जन में भी ऐसा पॉसिबल होता है। ये तो अब थोड़ा सा उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया। लिविंग टेस्ट, इसकी assumption थी। लिविंग टेस्ट किसके लिए होता है, इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस के लिए। आपके दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स कौन से हैं, मेल और फीमेल, तो मेल का भी हीमोग्लोबिन है, फीमेल का भी हीमोग्लोबिन है। इसकी assumption है इस टेस्ट को लगाने से पहले, वो कहते हैं कि ये दोनों ग्रुप्स है ना, इनके अंदर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होनी चाहिए, इनकी जो वेरिएबिलिटी है ना वो सेम होनी चाहिए। ये तो assumption है। चेक कैसे करेंगे, उस टेस्ट का नाम है लिविन, ठीक है। लिविन टेस्ट लग गया ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस मींस
वेरिएबिलिटी। स्टैंडर्ड डिवीजन का अंडर रूट वेरियंस होता है, वेरियंस का सॉरी अंडर रूट स्टैंडर्ड डिवीजन होता है। तो ये वेरिएबिलिटी का एक पैरामीटर है कि आपका डेटा में स्प्रेड कितना है। हाँ, ये वेरिएबिलिटी है ना, ये एक एवरेज से कितना वेरिएबल है, वो कहते हैं कि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इसको लगाने के लिए जो टेस्ट है उस टेस्ट का नाम क्या है? लीनियर। इसकी वेरिएबिलिटी मीन वैल्यू से चेक करने के लिए हम लीनियर टेस्ट लगाते हैं। हाँ, किसी भी अब एग्जाम्पल लीनियर टेस्ट ये तो चेक करके बताएगा, लेकिन लीनियर टेस्ट आपको ये बताता है कि ये दोनों की वेरिएबिलिटी सेम है या नहीं है। उसने आपको टेस्ट लगाने से कोई वेरिएबिलिटी की वैल्यू नहीं दी, लेकिन उसने आपको क्या दी? पी वैल्यू। इस पी वैल्यू को आप इंटरप्रेट करते हैं, पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो कौन सा हाइपोथेसिस है? नल हाइपोथेसिस है। जब नल हाइपोथेसिस है तो नल का मतलब है कि दोनों की वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों की वेरिएंस सेम है। कितना है? हमें वेरिएंस का गरज नहीं है कि एग्जैक्ट वेरिएंस कितनी लिखी हुई है, कहां लिखी हुई है, उसकी एग्जैक्ट मुझे वैल्यू चेक करके बताएं। हमें बस ये गरज है कि वो सेम दो दूसरी को लगा रहे हैं। वो लगा, ठीक है। ठीक है ना? दोनों के डेटा ऑलरेडी एंटर है ना हमारे, हम बस एनालाइसिस चेक और लीनियर टेस्ट को ऑटोमेटिकली समझ इंडिपेंडेंट उसके अंदर वो पहले देता है फिर वो अगर वो कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक वाले उसमें भी लग जाता है कि वेरिएंस चेक करना है। नॉन पैरामीट्रिक करते हैं जो पी टेस्ट तो पैरामीट्रिक टेस्ट है, उसमें सब ईवीएस का मतलब कौन सा पैरामीटर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है? पी क्वांटिटी उतने से नाम लगा ठीक है। अच्छा आप देखें वन साइडेड और टू साइडेड का एक्चुअली ये टेल है ना, टेल का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सो अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो डाटा वो इस डिस्ट्रीब्यूशन में है, अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो ये सेंटर में एक मीन होता है हमेशा, ये मीन है। मीन से देखें वेरिएबिलिटी है +1, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, वेरिएबिलिटी ये एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ है नेगेटिव। अब हम हाइपोथेसिस जब सेट करते हैं ना तो हम एक रीजन सेट करते हैं कि इतनी वेरिएबिलिटी होगी तो मैं कहूंगा कि हाँ अब डिफरेंस है। इस रीजन का हमने नाम रखा होता है क्रिटिकल रीजन, या फिर कभी पढ़ा होगा, वैसे स्टैट में पढ़ा होना चाहिए, डिपार्टमेंट ग्रेड में पढ़ा था, उसमें क्रिटिकल रीजन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्रिटिकल रीजन इधर है वैसे क्रिटिकल रीजन कहाँ होगा। अब मैंने हाइपोथेसिस जब सेट नहीं किया, जब मैंने हाइपोथेसिस सेट किया लेकिन वो तो डायरेक्शनल तो नहीं है, वो तो नॉन डायरेक्शनल है, मैं तो डायरेक्शन बताई नहीं, तो मेरे इस वक्त कंसर्न में क्रिटिकल रीजन कौन से आएंगे, राइट वाला लेफ्ट वाला। इसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है, टू साइडेड, टू साइड एक्चुअली ये है। अब मैंने हाइपोथेसिस सेट किया कि मेल का हीमोग्लोबिन ग्रेटर है किससे, फीमेल से, या तो इस साइड पे होगा या इस साइड से होगा, तो मैं एक क्रिटिकल रीजन कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पे क्या लिखूंगा। सो आपके पास अगर बाय डिफॉल्ट पी वैल्यू आ रही है और आपको पता नहीं कि वो कौन सी है, तो हमेशा कौन सी होगी, टू साइडेड। और अगर आपको वन साइडेड चाहिए हम इसको एग्जैक्ट हाफ कर दें तो आपके पास क्या आने वाली, क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट,
सो अब कोई इसको इंटरप्रेट कर देगा, मुझे लिखवा दें स्टेटमेंट क्या होगा। आपके सामने टेस्ट है, बाप ये तो मैंने पहले भी करवाया। There is हाँ गुड। no significant difference. There is No significant difference in male and female. in hemoglobin of male and female, ठीक है, मेल एंड And female. फीमेल। आगे सर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे सीपीपी वैल्यू पी, T ठीक है। आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 48 48। is आगे equal to minus नहीं 0.4 ये रहा 0.48। आगे सर फिर पी वैल्यू लिखेंगे आगे पी वैल्यू, हाँ पी वैल्यू कितनी है? 0.4 0.46 नो नो 0.9 जो कि ग्रेटर है किससे? 0.05 0.05 से। एक तरीका ये। दूसरा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन ऑफ मेल एंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस कितना आया दोनों में? ये रहा 0.2। अब मीन डिफरेंस नहीं समझ आया तो ये कैसे निकला है? इन दोनों को माइनस कर दें, एग्जैक्ट डिफरेंस ये लिखा ये रहा, इन्हीं को कंपेयर कर रहे हैं ना। एक का 10.29 है और एक का 10.26, तो 0.02 है। तो अब आप मीन डिफरेंस भी चलेंगे तो विद द मीन डिफरेंस ऑफ 0.02 आगे ये ब्रैकेट डालेंगे और आगे क्या लिखेंगे? कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये कितना लिखा हुआ है? 0.97। सर हम लोअर क्यों लिखेंगे? लोअर वाला क्यों लिखेंगे? अपर वाला नहीं लिखेंगे? आगे लिखेंगे तो ये 1.02 लोअर प्लस अपर, ठीक है। और आगे आप लिखेंगे ये सेम पी वैल्यू। अब आप कौन सी वाली पी वैल्यू? यही वैल्यू मैंने आपको दो तरीके बताए। जी सर दो सर हम दोनों ही लिख सकते हैं या दोनों में से एक लिखना है? कोई सही लिखें, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए। तो आपसे कल पूछेंगे हमसे कितना मीन डिफरेंस है, तो मीन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बात एक ही है, आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ऐसे माइनस करके लिखा है हुआ है। अगेन आप सही वैल्यू पढ़ रहे हैं, अकेले हम कंफ्यूज होते हैं। तो उसका आसान हल क्या है कि ऊपर वाली दो वैल्यू उनको माइनस कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं सही वैल्यू पढ़ रही हूं। ये तो समझ आना चाहिए ना कि देखो आपको वैसे तो लिखा है ऊपर, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस डिफरेंस आ कहां से। डिफरेंस ऊपर जो दोनों में सेम ही है, इक्विवेलेंस और नॉन इक्विवेलेंस दोनों में सेम 0.0 तो मैं ऊपर नीचे वाला कॉलम क्यों पढ़ूंगा? नीचे वाला कॉलम मैंने इससे छोड़ा था कि मैंने अज्यूम किया था कि मेरी नॉर्मेलिटी और इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस क्या है? सेम है, सेम है वेरिएंस। और क्योंकि मैंने यहाँ से जज किया था कि मेरी वेरिएंस सेम है, तो मैंने इस वाले मामले को यहीं पे खत्म कर दिया। और ये किसने खत्म किया? इस पूरे को पढ़ने से पहले मैंने पहले लिविंग्स चेक करना है, वो मुझे ये बताएगा कि मैं ये लाइन पढ़ने वाला हूँ ये पढ़ने वाला हूँ। चाहे डिफरेंस सेम हो, सब कुछ सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क देखिए कम पड़ेगा, ये इसमें पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में, क्योंकि ये जितनी भी assumption वायलेट होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको करेक्ट करता है। अब यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम 48 है, यहाँ कितना होगा? बाकी सब कुछ सेम है, कोई फर्क है? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप वो कॉलम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट कौन सा लगाया? इंडिपेंडेंट। और ये कौन सा टेस्ट था? पैरामीट्रिक था, लेकिन हमें लगाना कौन सा चाहिए था? नॉन पैरामीट्रिक लगाना चाहिए था। अब हम लगाते हैं नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। अब इसको आप देखिए नॉन पैरामीट्रिक कहाँ से आएगा। आप वापस एनालाइज में आएंगे। सर क्वेश्चन है, हमने जब भी लिखना है, मतलब कि हमने जब भी स्टेटमेंट लिखनी है तो हर स्टेटमेंट के एंड पे हमने वो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी लिखना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल देखिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल आप तब लिखेंगे जब आप मीन डिफरेंस को रिपोर्ट करेंगे। अगर आप मीन डिफरेंस को रिपोर्ट नहीं करें तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल भी नहीं लिखेंगे, फिर बस वो पीछे पी वैल्यू तक लिखेंगे। अच्छा अब आता है ये एनालाइज। एनालाइज में चलें। ये रहे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट,
ठीक है, अब नॉन पैरामीट्रिक में ये आप लेगेसी डायलॉग में आएंगे। अब लेगेसी डायलॉग से आपको ये टेस्ट ढूंढना है। टेस्ट के नाम में लिखा हुआ टेस्ट कंफर्म होगा जब आप किसी को क्लिक करेंगे तो अंदर उस टेस्ट का नाम लिखा होगा। अब टेस्ट के नाम देखें तो दिस इज वन सैंपल के एस। आपने वन सैंपल को किसी से कंपेयर करना है, ये तो नहीं हम कर रहे ना। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल, ये भी ये तो हम कर रहे हैं। आपके दो इंडिपेंडेंट सैंपल है ना। ठीक है, के इंडिपेंडेंट सैंपल का मतलब है कि दो से ज्यादा जितने मर्जी हो, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो, तो ये इसका मतलब क्या होगा? कौन सा टेस्ट होगा ये? एनोवा। एनोवा में दो से ज्यादा, 3 हो सकते हैं, 4। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है के रिलेटेड, टू रिलेटेड सैंपल रिलेटेड है, इट मीन्स किसकी बात हो रही है? पेयर की। पेयर की ये बात हो रही है। के रिलेटेड का मतलब है दो से ज्यादा पेयर्स बन रहे हैं, मतलब 3 है 4 है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ। अच्छा, अब मुझे नहीं पता लेकिन मुझे ये टेस्ट का नाम पता है। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं लगेगा तो टेस्ट कौन सा लगेगा? मैन विटनी यू टेस्ट। अब मैंने इसको क्लिक किया, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स को। आपके सामने देखें एक विंडो खुली, सेम ऑलमोस्ट वैसे है, लेकिन यहाँ पे एक टेस्ट का नाम लिखा हुआ है और उसको टिक भी हुआ है। अब आपको यहाँ से कंफर्म हो गया कि मैं सही जगह पे हूँ। सेम प्रोसीजर, आप यहाँ पे डालेंगे हीमोग्लोबिन, यहाँ डालेंगे जेंडर, डिफाइन करेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और 2, कंटिन्यू करेंगे। ऑप्शंस में जाके आप एक यहाँ ऑप्शन इनेबल करेंगे आप, क्योंकि हम चल रहे हैं अब नॉन पैरामीट्रिक पे। जब भी हम नॉन पैरामीट्रिक पे चलते हैं तो हम मीन से हट जाते हैं। अब हम किस पे चलते हैं? क्वार्टाइल्स पे, मीडियन पे। तो हमें इस वक्त डिस्क्रिप्टिव तो चलें ठीक है, लेकिन हमें अभी इस वक्त चाहिए क्या? क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स में क्या आते हैं? Q1, Q2 और Q3। इसको क्वार्टाइल्स पे क्लिक करें, कंटिन्यू करें, ओके करें, ये आ गया आपके पास। सो उसने हीमोग्लोबिन बताया, ये ऊपर डिस्क्रिप्टिव आ गया, ये नीचे उसने रैंक्स बता दिए और नीचे ये देखें टेस्ट लगा हुआ। ये इंटरप्रेट करना ज़्यादा आसान है। लिविंस खत्म हो गया, जब आप नॉन पैरामीट्रिक पे चले तो लिविंस की कोई ज़रूरत नहीं, लगा ही नहीं हुआ, वो सारे टेस्ट खत्म हो गए। अब आपने सिंपल टेस्ट रिपोर्ट करना है। सो टेस्ट में देखें अगेन आपको क्या रिपोर्ट करनी है? पी वैल्यू। पी वैल्यू कहाँ लिखी हुई है? टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या लिखा हुआ है? कौन सा टेस्ट लगा हुआ है? जी। पहले केस में क्या था? टी। ठीक है, विलकॉक्सन है, ये विलकॉक्सन डब्ल्यू और मैन विटनी, इसको पढ़ना है। अच्छा, अब आप इसी क्वेश्चन लिखें, देयर इज no significant difference in hemoglobin of male and female। आगे आप लिखेंगे z इज इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या है? -0.185, कॉमा, आगे आप लिखेंगे पी वैल्यू कितनी है? 0.854। जहाँ तक स्टोरी खत्म हो गई, फिर कॉमा, विद अ मीडियन ऑफ, मीडियन कितना है? ऊपर मीडियन पढ़ेंगे आप, मीडियन कितना है हीमोग्लोबिन का, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन का देख रहे हैं ना। तो हीमोग्लोबिन का मीडियन कितना है? 10.05। जब आप मीडियन लिखेंगे तो मीडियन के आगे क्या लिखेंगे? ब्रैकेट डालेंगे फिर 10 की वैल्यू लिखने के बाद। और आप जब मीडियन लिखते हैं तो मीडियन के आगे आप लिखते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3, Q1। Q3 क्या है? 11.75 और Q1 क्या है? 8.9। सर ये वैल्यूज लिखनी है या Q3 और Q1 लिखना है बस? देखो मैं तो आपको देना बताया, क्या स्टेटमेंट लिखा आप लिखेंगे z की वैल्यू, उसके बाद आप लिखेंगे p वैल्यू, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? मीडियन, उसके बाद लिखेंगे आप Q3, Q1। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जी की वैल्यू कहाँ से उठाई? ये रही,
ये वाली कौन सी ट्राई, वो आ गई मीडियन, कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा Q3. Q3 is actually 75th percentile. Huh? Yes. This is Q3 and this is Q1. 25th. और 50th percentile, 50th percentile भी है, मीडियन भी है, वो Q2 भी है। कोई लिविन नहीं, कोई कुछ नहीं, खत्म हो गया। सर देख रहा है इसमें दोनों सैंपल इंडिपेंडेंट कैसे हैं? दोनों सैंपल मतलब आपने जो वहाँ लगाया था इंडिपेंडेंट, टू इंडिपेंडेंट सैंपल आ रहा था। इंडिपेंडेंट सैंपल का मतलब क्या है? आपके पास मेल का भी सैंपल है और इसमें एचबी और मेल को शेयर कर दिया। नहीं, वो तो एक इंडिपेंडेंट वो तो एक है ना। आपके पास मेल का भी हीमोग्लोबिन है और फीमेल का भी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। सर आज के क्योंकि हमने कुछ आपने सारा पढ़ाया ना, तो ये अब थोड़ा सा कोरिलेट हो रहा है, मुश्किल है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है। घर जाके इस बेसिस में इसको चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है इसमें आपका हाथ नहीं आएगा, चल जाएगा। ऐसे नहीं, घर जाते तक सारा मिक्स हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, 2 मिनट की वीडियो देखेंगे आप, सिर्फ 2 मिनट। आप देखें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, सबसे छोटी वीडियो भी देखेंगे ना तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगी। फिर भी नहीं समझ आ रहा है, यूट्यूब भी नहीं चल रही, आप जाए लियर्ड स्टैटिस्टिक्स पे, वो सारा आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा विद, वो वीडियो नहीं होगी इसमें, वो पिक्चर्स होंगी, वो आपको बताएगा ये वेरिएबल यहाँ डालें, इसको क्लिक करें, एक एक चीज को उसमें क्या नेम है वेबसाइट का? बताया हुआ है, लियर्ड स्टैटिस्टिक्स, LEARD जी बताया हुआ है। तो देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज कि आप इसको खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनी हाउ मैंने इस पे कोई चीज़ छोड़ी नहीं कि आपको ना पता, ठीक है। सो हमने, अब आप टेस्ट का नाम लिखेंगे GR। हमने टेस्ट कौन सा कर लिया? इंडिपेंडेंट। और कौन सा किया है? पैरामीट्रिक और नॉन डायरेक्टली टेस्ट, सैंपलिंग टेस्ट, एंकर टेस्ट। ठीक हो गया। सो अब हम इन सब को स्किप करें, ये तो काम आसान हो गया। ये इंडिपेंडेंट 1 को भी हमने कर दिया, इंडिपेंडेंट 2 को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आपके करने के लिए है। और अगर मैं चलूँ तो मैन विटनी 1 और 2, ये भी मैं स्किप कर रहा हूँ। ये वही शीट है जिस आपने क्या रन करना है, मैन विटनी, ठीक है, कोई डाटा डिफरेंट नहीं। 2 का क्या मतलब है? एक 1 की शीट है, एक उसी तरह की डमी और शीट बनाई है 2। एक से अगर आपका दिल भर जाए तो दूसरी शीट भी तो होनी चाहिए ना जिसमें आप करें। ठीक है, 2 शीट्स बनाएंगे और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट कौन सा टेस्ट है? पेड सैंपल टेस्ट। सो यहाँ पे तो बड़ा सिंपल है, पेड सैंपल। पेड सैंपल के लिए आपके पास एक डाटा होना चाहिए और वो डाटा 2 टाइम पॉइंट्स पे लिया हो। तो अगर आप डाटा में देखें तो एक तो है आईडी, ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? हीमोग्लोबिन। और आगे क्या लिखा हुआ है? 0 वीक का मतलब हमेशा होता है बेस लाइन। कभी आपने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट नहीं की तो यहाँ से आप हीमोग्लोबिन ले रहे हैं तो डैट मीन 0 वीक। ये एग्जांपल है, दवाई खिलाने से पहले आपने उसका हीमोग्लोबिन चेक कर लिया, तो दैट इज हीमोग्लोबिन एट बेस साइन और 0 वीक, ठीक है। इसके बाद आपने दवाई खिलाई और दवाई खिलाने के बाद उन्हीं का दोबारा हीमोग्लोबिन चेक किया। अब इसमें एग्जांपल देखें, ये आईडी नंबर 1 है, पेशेंट नंबर 1 है, तो पेशेंट नंबर 1 का हीमोग्लोबिन 0 वीक पे चेक किया, उसी पेशेंट का दोबारा हीमोग्लोबिन कब लिया जा रहा है? तो टेक्निकली ये 50 लोग हैं, 40 लोग हैं जिनका हीमोग्लोबिन 0 वीक पे भी लिया गया और 3 वीक्स पे कुछ इंटरवेंशन देने के बाद, जो कुछ करने के बाद दोबारा दिया गया। तो चूंकि आपके पास सैंपल सेम है, ये 80 लोग नहीं है, टोटल लोग कितने हैं? 40 ही हैं। तो आप इनका जब टेस्ट लगाएंगे वो कौन सा होगा? दैट इज क्लासिकली पेयर्ड। आपके सामने 2 वैल्यूज आ रही है, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। सो बिफोर एंड आफ्टर में ना देखें टाइम डिपेंडेंट होता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो टाइम में बहुत चेंज होती हैं, जैसे आप कहते हैं कि आपने थर्स्ट लगाई, मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेशन से पहले रेंज ली,
फ़ौरन ही 2 मिनट बाद दोबारा नहीं ले ली, समझ आता है इम्प्रूवमेंट। टाइम इसमें बहुत शॉर्ट है, टेस्ट अभी भी ये लगेगा। इस केस में यहाँ पे 3 हफ्ते क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि आप कुछ चीज़ खिला रहे हैं, खिलाने का जो असर आएगा हीमोग्लोबिन, ऐसे तो नहीं होगा कि अभी मैंने गोली डाल ली है मुँह में तो चेक किया तो हीमोग्लोबिन मेरा 15 हो गया। अब आप खाते हैं उसके बाद ये पूरा एक प्रोसेस है, प्रोसेस को इतना टाइम लगता है। सो देयर ये डिपेंड करता है टाइम फैक्टर पे। सो इसमें जो टेस्ट लगेगा वो टेस्ट कौन सा है? पेयर्ड। अच्छा, अब पहली assumption क्या थी? नॉर्मेलिटी। अब इसमें एक क्वेश्चन है आपके लिए, पहले आप इसको जज करते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन ये है, हीमोग्लोबिन 0 वीक पे भी ले रहा हूँ और 3 वीक पे भी, नॉर्मेलिटी किसकी चेक करूंगा? 0 की चेक करूंगा या 3 की? 0 की। या दोनों की? सर प्री टेस्ट पोस्टर्स 3 वीक्स। दोनों की करेंगे, ठीक है। अगर दोनों की चेक की और 0 की आ गई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और 3 की आ गई नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिर मैं क्या करूंगा? कॉइन टॉस। करेंगे 3 वीक्स। 3 वीक्स का हमने डेटा से नहीं है सर, 0 पे से हमें डेटा से हम देंगे जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, आपके आर्ग्यूमेंट सुनना चाहता हूँ, मुझे तो है, मैं आपको जस्ट जस्टिफाई करूंगा। सर हम तो करेंगे, मतलब फिर उसके बाद हम देखेंगे ना कि हमें टेस्ट कौन सा उसमें लगाना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 0 की चेक करूं नॉर्मेलिटी या 3 की चेक करूं? 3 0 की सर, 0 क्योंकि 0 पे हमने लोग लेंगे हैं और हमने वो रैंडम ही नहीं है, तो नॉर्मलिटी होगा। Good. देखें, आपने भी तो लोग रैंडमली लिए हैं, अभी तो उसको कुछ नहीं किया ना कुछ खिलाया ना पिलाया ना कुछ भी, अभी आपके पास है। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तो आपने उसको खिला दिया, खिलाने के बाद तो उनमें चेंज आ रही है, चेंज हो सकता है एक ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा आ जाए, एक की कम आ जाए, तो वो तो डेटा शिफ्ट तो होगा ही। तो अगर आप 3 वीक की चेक करें तो अनजस्टिफाइड है। तो आपको हमेशा किसकी चेक करनी है? बेस लाइन की। अगर आपका बेस लाइन पे वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इट मींस आप टेस्ट कौन सा लगाएंगे? सर वो कैसे वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा? नहीं होगा। चेक हम बेस लाइन की करेंगे। चेक हमेशा आप किसी करेंगे? बेस लाइन की चेक करेंगे। 3 वीक 8 वीक 10 वीक की मैं चेक कर रहा होता तो उसका फायदा, उस पर तो इंटरवेंशन का इफेक्ट आ रहा है। आपने 0 वीक पे तो अभी कुछ नहीं खिलाया, उसके बाद आपने खिलाना शुरू किया तो तीसरे हफ्ते दोबारा हीमोग्लोबिन चेक कर रहे हैं आप तो उस पर इफेक्ट आ रहा है। तो इफेक्ट का मतलब है कि वो तो आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज करेगा ही करेगा। हो सकता है कुछ फीमेल से बहुत ज्यादा इफेक्ट आया हो, कुछ पे ना हो, तो उसमें तो वेरिएशन बहुत ज्यादा आएगी। बेस टाइम पे तो अभी हमने कुछ नहीं किया ना। बेस टाइम पे हमने ज्यूम किया कि 40 लोग हमने रैंडमली उठाए हैं और ये एक जैसे हैं, इनके अंदर होमोजेनिटी भी है, ये सारे देखने भी और इनकी हीमोग्लोबिन भी सेम है, तो उसकी नॉर्मेलिटी हम चेक करेंगे। प्रोसेस नॉर्मेलिटी का सेम है, चेक करने का तरीका क्या। अब आप मुझे इंटरप्रेट करके बताएंगे क्या ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। सो हम एनालाइज पे जाते हैं, आगे को गाइड करेगा डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लोर। तो इस पे मैं क्या करूँगा? हीमोग्लोबिन ऑफ पेशेंट्स, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर लेते हैं। एट बेस टाइम ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप राइट क्लिक करें तो ये आपको नेम्स भी डिस्प्ले कर देगा, ये देखिए, ताकि आपकी आसानी के लिए, अगर लेबल बहुत बड़ा है। प्लॉट्स में जाएंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, तो आपके पास आउटपुट खुल गई, ये आपके सामने है जी। अब आप इसको करें, और दूसरी का 0.05 है। तो हम 0. अगर देखेंगे नहीं जी, ये हाँ ये शेफर्ड वाला पड़ेगा, शेफर्ड वाला क्या नाम है इसका? शेफर्ड पागल हो जाएगा ये 0.04 से कम है। पी वैल्यू पहले तो वो देखना है हमने टेस्ट कौन सा पढ़ना है, शेफर्ड वाला आपको उसकी वैल्यू 0.04 से कम है ना, पी वैल्यू मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा। 0.04 वो मतलब अल्फा से कम है। 6 अल्फा से कम हो क्या होती है? 6 है 0.64 है 0.64 है। अगर चेक करना है ये वाला है ना 0 से भी है तो जाना है ना लगेगा हां तो क्या मतलब नो
वो अगर पेपर में हम ऐसे ये दो तीन फैक्टर इसके पीछे है हम पढ़ के हाँ तो मतलब कि नॉट अगर ये काम होती तो इग्नोर दे दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट ये अभी तो हम सिंपल पेड़ है हम वो नॉन पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूट वैल्यू मुझे भी स्टैंड आ गई ये वाली सबसे पहले ऐसा चैट है ये मैंने कोई चीज जाना होगा ये वाला चैट एचपी में पढ़ना इसमें क्या पढ़ना है यानी नॉर्मलिटी जिस चीज का ऊपर देखो चीज इसके बारे उसमें वो दोनों हटा दिए शेफों से पहले और मौजूद था मैं डिजाइन खुद ही नहीं होता था और मौजूद से पहले शेफों से पता है हमारे साथ जो हमारे से अच्छे वो शेफों से शेफों ठीक है तो हम इसलिए हमारा के रूटीन नो सिग्निफिकेंट मतलब कि हमारी स्टेटमेंट क्या थी डेटा क्या थी मतलब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन नॉर्मल ये अगर अब हम लोग करेंगे आप हमारे पास सब टीचर्स पैरामीटर अब इसका नॉन अब आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होती है आपको पता चलता है अब आप नॉन पैरामीटर की तरफ आएंगे आप ये जब आपने नॉर्मलिटी वाले को देखा तो उसमें आपको पता चला यहाँ पे उसमें नो डिफरेंस ऑल्टरनेट जब ऑल्टरनेट अब तो इसका तो सभी साइड में एचपी थोड़ा चेंज मैं तुम्हारे वीडियोस देख रहे ये वाला नहीं इसमें तो डी में कुछ मैंने देखा वो उसके बाद तुमने सैंपल में 5 उसके बाद तुमने ये लिखा पी वैल्यू ये क्लासेस में नीट लेक्चर कि आपको आया क्या ये और ये कितने से बढ़ी गई है पी वैल्यू और ये मीन डिफरेंस तो ये मीन डिफरेंस और इसका लोअर वैल्यू एक तो ये सारी चीजें आप खुद प्रैक्टिस कर लें इनको खुद हम क्या प्रैक्टिस करें ये अक्सर तो हमारे सामने काम करते हैं मिसाल जो संजय अगर हम भी कुछ शीट्स को लेकर कोई और काम नहीं हुआ नहीं से बिल्कुल ना अगर इनको घर में टेस्ट वाले तो हमारी वाली की तैयारी होगी ऐसी है ये मंगल का पीर पहले फिर वो बाद में मेरी बहन है ना बड़ी इसमें इतना फायदा है उसके हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं इसमें फाइन आर्ट के अंदर इसमें इतने रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं उन्होंने तो उसको ऐसी तैयारी कराई उसके सारे मोटिवेशनल से भराए वो एमबीए नहीं है एमबीए पहली कर रहे हैं उनको तो सारा है स्टैट्स का काम
उसके ऊपर पीएचडी का लेवल का इधर के पास है इधर ही है। आती है लेकिन ना एक ऑल्टरनेटिव एक ऑनलाइन क्लास होती है और उसकी होती है 5-6 बजे के बाद होती है रात 2 बजे होती है उसको तो लास्ट में तो उसकी मॉर्निंग से जारी करना हमारे ठीक है सर। सर मेरी चीज हमें कम्युनिकेट नहीं कर रही। ओके जी, अब आप बताएंगे मैम। कौन सी वैल्यू चेक की पहले? तो इसमें कितने लोग थे? 40 थे। तो 40 में हमने कौन सा पढ़ना है? कॉल्मोग्रुप, शेफरोड। तो शेफरोड में हमने देखा तो 0.6064 है। तो 0.05 से कौन सा हाइपोथेसिस सेट होगा? नल। नल का मतलब क्या है? देयर इज नो इन नॉर्मलिटी। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो नॉर्मलिटी एज्यूम्ड है। तो टेस्ट कौन सा लगना चाहिए? पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक। नॉर्मलिटी एज्यूम्ड है तो टेस्ट कौन सा? नॉर्मलिटी एज्यूम्ड नहीं है सो एनालाइज। सो यहाँ पे हम चलते हैं मीन्स और ये रहा पेयर्ड में। अब यहाँ पे देखिए, ये आपसे पेयर, ये एक पेयर पूरा पूछेगा। जब तक आप इस पेयर को कंप्लीट नहीं करेंगे ये आपको आगे ओके को एनेबल नहीं करेगा। सो पेयर देखिए, मैं इसमें एक वैल्यू डालूंगा, दिस इज एट वीक 0 एंड दिस इज एट वीक 3। जो भी डालूंगा तो ये ओके एनेबल्ड होगा, तो ये पेयर पूरा होगा। ठीक है, अब मैं ये एफ एक्सरसाइज खत्म करता हूँ। ऑप्शंस में एज इट इज जो चीज़ें हैं वो चलती हैं, इसको ओके करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आएगी दिस इज नाउ पेयर सैंपल टेस्ट। अब मैं आपको वो माइनस वाला भी यहाँ पे क्लैरिफाई करके देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो हीमोग्लोबिन एट बेस टाइम कितना है? 9.63 और हीमोग्लोबिन एट 3 वीक कितना हो गया? अच्छा, यहाँ पे N40 आ रहा है और 40, इट डजंट मीन कि टोटल 80 है, इट मीन्स ये 40 वही है। यहाँ पे 80 का सैंपल साइज नहीं है, ये वही 40 की रीअसेसमेंट हुई हुई है एट 3 वीक। ये कोरिलेशन है, छोड़ देते हैं। ये मीन आ रहा है, मीन डिफरेंस कितना आ रहा है? -1.28। सो इन दोनों में देखें तो डिफरेंस 1.28 का है। स्टैंडर्ड डिवीजन भी आ गई, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी आ गया। सो ये रहा पी वैल्यू, वन साइडेड एंड टू साइडेड। अगेन टू साइडेड कब पढ़ूंगा? जब हाइपोथेसिस क्या होगा? तो नॉन डायरेक्शन हाइपोथेसिस क्या होगा जरा मुझे बताएंगे इस केस में? देयर इज डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन एट बेस टाइम एंड एट 3 वीक। ठीक है, अब मैं अगला हाइपोथेसिस बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा कि हीमोग्लोबिन एट वीक 3 इज हायर देन हीमोग्लोबिन एट वीक 0। ये कौन सा है? डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन है तो मैं कौन सी पी वैल्यू पढ़ूंगा? तो यहाँ से स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन एट बेसलाइन कंपेयर टू हीमोग्लोबिन एट। आगे मैं टी की वैल्यू लिखूंगा, टी की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 39। आगे मैं टी की वैल्यू लिखूंगा जो कि -14.16 आ रही है, और आगे मैं वो पूरा स्टेटमेंट जैसे भी है। अच्छा, अब ये मैं माइनस से बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, आप भी होंगे। अब इस माइनस को खत्म करने का एक तरीका है, बड़ा आसान है। अब मैं दोबारा एनालाइज में जाता हूँ, कंपेयर मीज में, पेयर सैंपल टी टेस्ट में, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हीमोग्लोबिन एट 3 वीक को मैं पहले डालता हूँ और 0 वीक को बाद में। ओके करें, सब कुछ सेम है, माइनस हट गया। आपको मैंने बताया ये तब प्रॉब्लम आएगा जब आपकी ऐसी वैल्यूज होंगी जो पोस्ट में बढ़ रही हैं और प्री में कम है, उनमें मसला आएगा। ऐसे वैल्यूज जो पोस्ट में कम हो रही हैं उनमें इशू नहीं आएगा। जैसे पेन है, पेन इनिशियली ज़्यादा होगी, ट्रीटमेंट करेंगे तो
तो पहली वाली वैल्यू माइनस दूसरी वाली हो रही है, वो चीज पॉजिटिव आएगी। तो सर अगर हम ये चेंज करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ है वो माइनस खत्म हो गया। सर वो माइनस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है टी को अच्छा मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन, ये तो आप लिख लेंगे ना, ठीक है। अब आप लिखेंगे टी के आगे ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट के आगे अंदर लिखेंगे 39, टी के आगे हो गया 39 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है 14 पॉइंट। सर एक मिनट लिख दें दोबारा बताइएगा। मैं स्टेटमेंट पहले बोल रहा हूँ, उस स्टेटमेंट का आखिरी पार्ट जो आपने लिखना है वो लिखिएगा। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन measured at baseline to hemoglobin measured at 3 weeks। अब मैं लिख रहा हूँ टी, ब्रैकेट में लिखूंगा उसके आगे 39 डिग्री ऑफ फ्रीडम ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 14.16, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आप लिखेंगे पी वैल्यू। अब मेरा हाइपोथेसिस कौन सा था, ऑल्टरनेटिव्स डायरेक्शन या डायरेक्शनल, नॉन, इसमें डायरेक्शन है, आपने कहा देयर इज मैंने कहा है कि वीक 3 और वीक 0 पे डिफरेंस होगा नॉन डायरेक्शन। तो नॉन डायरेक्शन में मैं पी वैल्यू कौन सी पढ़ूंगा, वैसे इस दोनों केस में ये है सेम ही है, कोई इश्यू नहीं है, विद पी वैल्यू लेस देन 0.01। लेस देन 0.001 है, सॉरी ये रिपीट करूं क्या, ये डी वाली है पूरी स्टेटमेंट। सर लेस देन आप 0.05 नहीं मैं आप इसको क्लियर करता हूं, मेरी बात सुनिएगा, सामने देखिएगा। सर बेसलाइन के बाद आपने 2 वीक 3 वीक बोला, ये सारी स्टेटमेंट लिखने के बाद मैंने लिखा टी 39 इज इक्वल टू 14.16 विद पी वैल्यू लेस देन 0.001। अच्छा अब आप ये वाला इनका कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, ये मैंने लेस देन क्यों लिखी, ये तो लेस देन 0.05 होती है। अच्छा यहाँ पे भी देखो लेस देन लिखा है, इसका मतलब है कि पी वैल्यू 0.001 से भी छोटी है। तो इसने आपको बताया कि पी वैल्यू आपकी एक्चुअली है 0 ही है, बहुत कम है, लेकिन जो कि वो बहुत माइनर है, तो इसने उसको नलिफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट लिख दी कि पी वैल्यू लेस देन 0. इसका मतलब तो फॉर श्योर है कि 0.05 से तो बहुत ही छोटी है, ठीक है। कुछ केस में आपको एग्जैक्ट पी वैल्यू बताई जाएगी, कुछ केस में आपको पी वैल्यू नहीं बताई जाएगी क्योंकि वो बहुत कम है, तो वो यहाँ पे आ रही है। अब इस पी वैल्यू को भी पकड़ने का तरीका है, तो जनरल माइंड में आप कहेंगे नहीं मुझे पी वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट। अब ये तो 0.01 से कम आ रही है, तो आप इस टेबल पे क्लिक करते हैं डबल, इसको आप करते हैं एनलार्ज, तो ये रही पी वैल्यू, ये देखें ये पी वैल्यू एग्जैक्ट लिखी आ गई। अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ें, लिखा है 5.88, लिख लें 5.8834, आगे लिखा हुआ है ई, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है -17। अब थोड़ा सा बचपन में अगर कैलकुलेटर का शौक हो तो अक्सर आप कैलकुलेटर पे नंबर डालते थे तो वहाँ ई लिखा देता था जी, ई का मतलब होता है कि एरर ये एरर नहीं है ई का मतलब है -17, इसका मतलब है कि आप 17 टाइम 0 डालें, उसके साथ आगे 1 लगाएं और इस फैक्टर को उससे डिवाइड कर दें, जो आपके पास वैल्यू वो है वैल्यू। सर ये तो वो जैसे 10 रेज़ टू पावर -6 वाला है कि वो 0 इतने 0 डालेंगे और उसको खत्म कर दें तो 10 रेज़ टू पावर 6 कर दिया हाँ, वो ये वो सेम है। तो 17 टाइम्स आप 0 डालेंगे, जब इसको 5.838834 को आप डिवाइड करेंगे एक फैक्टर के साथ, जिसमें जब आप 17 दफा पहले 0 डालेंगे, उसके साथ 1 लगाएंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो ये, तो वो इतनी है, होगी 0.00000 पता नहीं कितनी होगी, उसके बाद में जाके ये 5.84 लिखा आएगा। तो इससे अच्छा है कि वो आप इतनी वैल्यू रिपोर्ट करें, आप लेस देन 0.001 हाईली सिग्निफिकेंट आप इसे रिपोर्ट करें। इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस कि हमारी जो मेडिकेशन उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आया है, डिफरेंस आया है। अच्छा देखें, अच्छा बुरा तो हम यहाँ से देखेंगे ना, 9.6 से बढ़ के जस्ट 10.9 हुआ है।
अब मैं तो ये आया भी 3 वीक्स में, व्हाट डिफरेंस? ये तो आप डिपेंड करता है ना, इसको किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो क्वेश्चन देखें, मेडिसिन का भी इफेक्ट हम कहते हैं ना, रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट का बहुत अच्छा इफेक्ट है। नी रिप्लेसमेंट किन लोगों की होती है? जिनको ग्रेड 4 का हुए है, ठीक है, वो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इफेक्ट अच्छा है बुरा है, अगेन हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेक करते हैं रिप्लेसमेंट से पहले, कि रिप्लेसमेंट से पहले ये क्या नहीं कर सकता। सो रिप्लेसमेंट से पहले ये उठ के वॉशरूम भी नहीं जा सकता, ज़मीन पे नहीं बैठ सकता, जॉब पे भी नहीं जा सकता, उसको हर वक्त दर्द है, बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रहा है पेन खत्म करने के लिए। अच्छा, रिप्लेसमेंट हो गई, अब ये क्या सारे काम कर सकता है? रिप्लेसमेंट से पहले भी वो बेड बाउंड था, रिप्लेसमेंट के बाद भी क्या है? बेड बाउंड है। तो रिप्लेसमेंट का कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि वो पहले ही बेड था, वो पैरालाइज था, रिप्लेसमेंट आपने शायद वैसे ही करवा दी, उसने तो वेट कभी बियर करना ही नहीं था। वैल्यू छोटी आई तो वो थोड़ी स्ट्रांगली वो है उसको, हाँ उसको, अच्छा देखें, अब यहाँ भी आ रही वैल्यू लेस देन 0.001, और एक और आप इसके साथ एक और फैक्टर भी ले आते हैं, उसकी वैल्यू आ रही है 0.04 आ रही है। दोनों की पी वैल्यू 0.05 से क्या है? अब ये आप इसकी बेस पे ये नहीं कह सकते कि उसकी वैल्यू 0.00001 के पास है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये कम है। दोनों में वर्ड अगेन सेम है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। पी वैल्यू छोटे होने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा सिग्निफिकेंट है और इसका थोड़ा सा कम सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है। 0.05 से कम है तो वर्ड सिग्निफिकेंट है, दैट्स इट। ये नहीं कहना कि वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ये जरा कम सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये आपने वो न्यूरॉन वाला केस याद रखना है। न्यूरॉन में एक लॉ फॉलो होता है, ऑल और नन लॉ। या तो वो कंडक्ट करेगा, ये नहीं है वो थोड़ा कंडक्ट कर ले, या तो वो डीपोलराइज होगा या नहीं होगा। अगर उसका थ्रेशोल्ड नहीं है तो वो नहीं होगा, अगर होगा तो वो कंडक्ट होगा और वो कंडक्शन होगी। ऐसे नहीं होगा कि हमने स्टिमुलस ज़्यादा दिया तो वो ज़रा जोर के कंडक्ट कर लेगा, कम दिया तो ज़रा कम कंडक्ट कर लेगा। नो, न्यूरॉन इसमें भी 0.05 से कम है, दैट्स इट, सिग्निफिकेंट है। बड़ी है, नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब ये दोबारा एनालाइज में जाएंगे, नॉन पैरामीट्रिक में जाएंगे। अब मैं यहाँ से कौन सी टेस्ट यूज करूंगा? 2 रिलेटेड सैंपल्स, गुड। और इस टेस्ट का ऑल्टरनेट क्या है? विल्कॉक्सन। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो आगे विल्कॉक्सन लिखा होना चाहिए, तो उससे मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने सही क्लिक किया है। क्लिक करें तो ये देखें आगे विल्कॉक्सन लिखा है और टिक भी है। सेम प्रोसेस पेयर आपको पूरा करना है। हम पहले बाद वाला डालते हैं, ये वाला पेयर हो गया। ऑप्शंस में जाएंगे तो आप क्वार्टाइल्स को टिक करेंगे, ठीक है। इसको कंटिन्यू कर, डिस्क्रिप्टिव को भी टिक कर दें, कंटिन्यू करें, ओके करें, आपके पास ये वैल्यू आ गई। सेम प्रोसेस है, आपने जी की वैल्यू रिपोर्ट करनी है, आगे पी वैल्यू रिपोर्ट करनी है, और आगे आपने क्या रिपोर्ट करना है? मीडियंस। अब इसको कोई लिखेगा और फिर मुझे बताएगा लिख के कैसे लिखना है। लास्ट टाइम अभी लिखवाया है, सेम है। z इज इक्वल टू z की वैल्यू, आगे p वैल्यू, फिर मीडियन है, मीडियन, फिर q3 है, कॉमा q1, माइनस नहीं, q3 कॉमा q1। p कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी है। अब देखिए यहाँ पे तो आपको बताइए टू टेल्ड है, आगे लिखा है एस आई जी टू टेल्ड, वन टेल्ड की नहीं बताई। अगर इनके साथ आपको वन टेल्ड चाहिए तो उसको क्या करना है? हाफ कर लें, हाफ करने से बची है। सो अब आप जरा इनोवा को रिकॉल करें। इनोवा किसकी एक्सटेंशन है? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की। सो देयर इज वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद 3 कैटेगरीज एट लीस्ट। 2 होंगी तो इंडिपेंडेंट में चला गया, 3 होगी तो किस में जाएगा? इनोवा में। अब 3 से ऊपर जितनी मर्जी हो सकती है।
सो अगेन उसकी भी assumption सेम है, हम एनोवा खोलते हैं, एनोवा 1 खोलते हैं। सैंपल लिखे होते हैं वो नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तो हम एक से कर रहे हैं। लेकिन जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी कैटेगरीज कितनी होनी चाहिए? 3। 2 होगा तो कौन सा टेस्ट हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। जैसे अभी हमने कहा ना मेल फीमेल, और एक हमने हीमोग्लोबिन है, अगर मैं मेल फीमेल के बजाय तीसरी कैटेगरी भी डालूं और अब मैं हीमोग्लोबिन पे कंपेयर करूं तो टेस्ट कौन सा हो जाएगा? एनोवा। सब हम इनोवा पे चलते हैं। अच्छा, अब इनोवा के लिए सबसे पहले आप देखें पहले तो आप देखें कि आपके कौन से वेरिएबल्स है जिसकी 3 कैटेगरीज है। सो हम वेरिएबल व्यू में चलते हैं। एक हमारे पास हीमोग्लोबिन है जो ओपन एंडेड है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। एक क्रेटिनिन है, एक है ये क्रेटिनिन की कैटेगरीज, ये 3 है। एक 1.5 से लेके 3 है, और एक है 3.1 से लेके 5 है, और एक है 5 से ग्रेटर है, ठीक है। और एक है हीमोग्लोबिन की कैटेगरीज है, तो वो है 8 है, 8 से 11 टू वो है। सो हम क्या करते हैं, क्रेटिनिन को कंपेयर करते हैं, क्रेटिनिन की कैटेगरीज को कंपेयर करते हैं हीमोग्लोबिन से। क्रेटिनिन की कैटेगरीज को हीमोग्लोबिन के क्रॉस हम कंपेयर करते हैं। क्रेटिनिन की जो कैटेगरीज हैं ये सब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और हीमोग्लोबिन क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। सो पहली assumption क्या है कि हम क्या चेक करेंगे? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैसे चेक करेंगे आपको पता है, किसकी चेक करेंगे? क्रेटिनिन की कैटेगरीज की या हीमोग्लोबिन की? कैटेगरीज गुड, हीमोग्लोबिन की। डिपेंडेंट की चेक करनी है, इंडिपेंडेंट की मैं क्यों चेक करूंगा? नहीं, मैंने बोला है वेरी करता है, लेकिन इस केस में हमने इसकी कैटेगरीज बनाई हुई है। कितनी बनाई हुई है? 3। इस केस में मैंने इसको इंडिपेंडेंट बोला है। नहीं कर सकते, लेकिन उसका कैटेगरीज भी हम देखें। टेस्ट कौन से लगा रहे हैं अभी? एनोवा। एनोवा के लिए मुझे 3 कैटेगरीज के साथ चाहिए, वो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट कंटिन्यूस होगा। डिपेंडेंट इस केस में क्या है? हीमोग्लोबिन कंटिन्यूस है। इंडिपेंडेंट क्या है? क्रेटिनिन। वो क्यों है? क्योंकि उसकी कितनी कैटेगरीज अभी बनी हुई है? 3 है। सर क्लास में जो आपने उसी एग्जांपल दी थी डब्ल्यूएचपीटी के सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 3 तो लेकिन थे वो डब्ल्यूएचपीटी के ही। हाँ, लेकिन थे तो डिफरेंट ना, बच्चे तो अलग अलग थे, बच्चे ओवरलैपिंग तो नहीं थे ना। तो सेम क्रेटिनिन की कैटेगरीज भी हैं 1 2 3, और इसमें 1 की है लेस देन 1.5, ये कैटेगरीज बनी है। सबका हम स्ट्रेस चेक कर रहे हैं, सबका हम करें। इशू चेक कर रहे हैं। ठीक है। सो हम नॉर्मेलिटी अब चेक नहीं करें, हम इसमें दोनों टेस्ट रन करेंगे, पहले पैरामेट्रिक और बाद में नॉन पैरामेट्रिक। तो आप एनालाइज में जाएंगे तो दिस इज एनोवा, यहाँ पे वर्ड आएगा 1 वे एनोवा। ये 1 वे और 2 वे में क्या फर्क है मुझे आज तक नहीं पता लगा, आप बताएंगे? डायरेक्शनल और डायरेक्शनल नहीं सर, आपने वाइवे में जो कुछ बोलना है ना, पहले 2 दफा सोचने कि आप क्या बोल रहे हैं। 1 वे और 2 वे का क्या मतलब? गुड, 1 में 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 में टू इंडिपेंडेंट तो इस केस में अभी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, और वो कौन सा है? क्रेटिनिन की कैटेगरीज। ठीक है, तो दिस इज 1 वे एनोवा। 2 वे यहाँ से रन ही नहीं होता है, 2 वे के मल्टीफैक्टोरियल होता है, वो डिफरेंट वे से रन होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम डिपेंडेंट में देखें तो हीमोग्लोबिन डाल रहे हैं, और क्रेटिनिन की कैटेगरीज को हम फैक्टर में डाल रहे हैं। इफेक्ट साइज हम एस्टिमेट नहीं कर रहे अभी, मैं इसको पहले आपको सिंपल रन करके बता रहा हूँ, इससे फिर आपको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, सो हाइपोथेसिस क्या हमारा? हाइपोथेसिस ये है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन अक्रॉस 3 कैटेगरीज ऑफ क्रेटिनिन। मैंने ये नहीं बताया कैटेगरी 1 2 से बेहतर होगी, 2 3 से बेहतर होगी, नॉन डायरेक्शनल। ओके, सो हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अब इसको अब लिखेंगे, तो ये रही पी वैल्यू। अब मैं स्टेटमेंट सुनिएगा और फिर आपने इसको लिखना है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस
ये ना हो कि वायु में भी ये सबने स्टेटमेंट यही याद किया हो, सिग्निफिकेंट डिफरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने ऊपर कुछ और पूछा हो, इन्होंने हीमोग्लोबिन याद किया हुआ है, हीमोग्लोबिन के डिफरेंस है और क्रेटिनिन ही है, सारा क्रेटिनिन और हीमोग्लोबिन ही है हर चीज। मतलब आप वेरिएबल देख लीजिएगा, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है ऑफ हीमोग्लोबिन अक्रॉस 3 कैटेगरीज ऑफ क्रेटिनिन। यहाँ तक स्टेटमेंट क्लियर है। अब आप लिखेंगे एफ, एफ कैपिटल होगा, एफ के आगे आप डालेंगे ब्रैकेट। अब आप लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप यहाँ पे 2 लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, पहले लिखेंगे 2, उसके साथ कॉमा डालेंगे और फिर लिखेंगे 47 बंद, ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 48.65 और आगे पी वैल्यू। अब हम टी से शिफ्ट हो गए एफ स्टैटिस्टिक्स पे, तो ये है बोर्ड पर। मैं लिखूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज 2 एंड 47 is equal to 48.58 और आगे लिखूंगा p वैल्यू लेस देन 0.001। अभी हमें ब्रेक भी करनी है, मैंने मास्क ब्रेक करनी है। सर इसमें एफ क्या है? एफ स्टैटिस्टिक्स है। अभी हम टी से शिफ्ट हो गए। अब टी क्या, 2 ग्रुप्स के बीच में, ये 2 पेयर के बीच में, अब ये 3 वाली चीजें आ रही हैं, तो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी। अब किस डिस्ट्रीब्यूशन पे चलेंगे? एफ पे। अब हम नॉन पैरामीट्रिक पे चले तो वो जी पे शिफ्ट हो जाएगा। सर एफ क्या है? एफ स्टैटिस्टिक्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैट की। पैरामीट्रिक इंडिपेंडेंट जो है, सॉरी पेयर्ड और इंडिपेंडेंट टी पे हैं। ये ना कहेंगे पैरामीट्रिक है, ये भी तो पैरामीट्रिक है, फिर ये एफ पे नहीं होगा, ये टी पे नहीं है। अभी मैं नोवा आपको जी नॉन पैरामीट्रिक के लिए, इसका कंसेप्ट आपको मैं इस वक्त नहीं देना चाह रहा, जैसे आपने ये स्टैट में पढ़ा होना चाहिए, रिज्यूम कर रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर में क्यों पढ़ी थी? हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट कर दिया, हमें कुछ लेट कर दी सर, हमने तो वैसे ही छठे साथ में भी नहीं है? 5th में सर, फर्स्ट में आप फर्स्ट में कहाँ पे? तब तो मेरा मतलब सर हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी।